हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है, तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और आपकी एनसीईआरटी बुक को कवर करने की। और इसीलिए इस सेशन में हम आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम बिल्कुल आज ही के इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ना सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बल्कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें भी हम अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को और साथ ही साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को भी। ओके, चलो फिर आ जाओ, कहानी की शुरुआत करते हैं। सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू कर ही देते हैं। अच्छा हाँ, शुरुआत कहाँ से होगी? तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ होगी बेटा। सबसे पहले अपन ये वाले क्वेश्चंस को निपटा दें, इसके बाद में अपन बात करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की। ओके चलो, पहला सवाल आ चुका है सामने, देखते हैं कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है। An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. यानी कि बेटा इस सवाल में ना आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में था, है ना। तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर कवर किया होगा, है ना। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे मैम ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो रेस्ट पर था। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही था तो फिर आगे का क्या ये मतलब हमें नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल खुद बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में था, वो मूव कर रहा था, इसलिए उसने थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किया है। अब वो डिस्टेंस कितना है कितना नहीं ये सवाल में नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि हाँ डिस्टेंस तो उसने कवर किया है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब कि कुछ ना कुछ तो उसने डिस्टेंस 100% कवर किया है। अब ये तो बताया गया है, पूछा क्या जा रहा है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये जिस ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं ना बेटा, उसके जो अपन मोशन की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट मोशन में था, वो मूव कर रहा था, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? भाई डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में, है ना। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। भाई अगर तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ज़रूर कवर करेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैम ऑब्जेक्ट तो मोशन में था, है ना, हम तो मोशन में थे लेकिन हमने फिर भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस ज़रूर कवर करेगा, भले ही वो डिस्टेंस बहुत कम क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर किया जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। जैसे कि मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटी सी चींटी का। चींटी बेटा कितनी छोटी सी होती है ना। मान लो कि तुम्हारे घर में जो चींटी है वो यहाँ से यहाँ जाती है, मतलब वो मूव करती है यहाँ से यहाँ। तो जब वो मूव करती है बेटा तो उसने थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस कवर किया होता है ना। तुम ये तो नहीं बोल सकते कि मैम देखो चींटी बहुत छोटी होती है, वो मूव तो करती है लेकिन मोशन के दौरान वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। ये तो बेटा सुनने में ही कितना जो है ना इलॉजिकल लग रहा है कि नहीं। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर तो ऑब्जेक्ट मोशन में था या है, जो भी है ना, अगर तो ऑब्जेक्ट ने मूव किया है बेटा, यदि उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो 100% कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर से कवर किया जाएगा। वो डिस्टेंस कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन सवाल आपसे यह है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो सकता है क्या? यदि हो सकता है तो एग्जाम्पल दे करके अपने आंसर को जस्टिफाई करो, सपोर्ट करो। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं इस सवाल का जवाब यही देना चाहूँगी कि हाँ इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं होगा, वो तो सवाल खुद ही बोल रहा है कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट ने थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि भाई इस केस में
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे बेटा? डिस्प्लेसमेंट है क्या, अपन पढ़ चुके हैं ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस सेम हो जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यस और नो? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बेटा सेम हो जाती हैं ऑब्जेक्ट की, तो काय का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अरे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसने अपनी जर्नी शुरू करी पॉइंट ए से। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था? पॉइंट ए पर था, ठीक है। फिर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, वो आगे गया 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 गया, अरे उसको याद आया, क्या याद आया? मतलब चलो अपन दूसरा केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था? पॉइंट ए पर था, ठीक है। फिर उसने अपनी जर्नी शुरू करी 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 सपोज वो कहाँ तक पहुँच गया? पॉइंट बी तक पहुँच गया। पॉइंट बी पर जाने पर हुआ क्या? उसने शॉपिंग कर ली। अब बेटा इंसान शॉपिंग करके वापस अपने घर आता है ना, ये नहीं कि तुम सब्जी मंडी गए हो सब्जी खरीदने और तुम वहीं जाकर के बस गए हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुम वापस घर आते हो कि नहीं आते हो? तो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था इनिशियली, उसने अपनी जर्नी शुरू करी 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 करी, वो पॉइंट बी पर पहुंचा। पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ बेटा? उसको रियलाइज हुआ कि यार बहुत देर हो गई है, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट घूम करके वापस कहाँ आ गया बेटा? पॉइंट ए पर आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट था कहाँ इनिशियली? पॉइंट ए पर। फाइनली कहाँ आ गया? पॉइंट ए पर वापस आ गया। यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस बेटा अरे सेम हो गई कि नहीं हो गई? क्या है इनिशियल पोजीशन? पॉइंट ए। क्या है फाइनल पोजीशन? पॉइंट ए। तो यहां पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस सेम हो गई हैं, तो काहे का इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कुछ नहीं होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे जीरो हो सकता है? तो हम बोल देंगे कि हो सकता है कि मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस जो है वो सेम हो गई हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। कि मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा था, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा और इसके अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। मान लो कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू करी है पॉइंट ए से। पॉइंट ए से उसने चलना शुरू करा, ठीक है। अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और एक चक्कर काट करके वो वापस कहाँ आ गया? पॉइंट ए पर आ गया। तो इस केस में भी बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस क्या हो गई? सेम हो गई। तो उनके बीच का काहे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कुछ नहीं होगा डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली जो बात है, मतलब जो सवाल है, तुमको समझ में आ गया होगा। आंसर आप इसका ऐसे लिख सकते हो कि yes, an object moving through a distance can have zero displacement. This happens when final position of the object coincides with its initial position. मतलब वही कि initial और final positions जब same हो जाएं तो displacement will be zero, ठीक है। If an object travels from point A and reaches to the same point A, then its displacement is zero. कि A से उसने चलना शुरू करा था, घूम करके वापस A पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सॉर्टेड। चलो भैया अगले सवाल पर आ जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है और पता नहीं क्यों बच्चों को कई बार ये सवाल जो ना परेशान कर देता है, बट परेशान होने वाली देखो बात है नहीं, है ना। सवाल को समझ करके आगे बढ़ोगे तो सॉल्व करते बनेगा, ठीक है। देखो सवाल क्या बोल रहा है? अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. सबसे पहले तो बेटा हमको क्या करना है? एक स्क्वायर फील्ड बनानी है। आ जाओ बना लेते हैं। यहाँ से बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, आ जाओ। ये है बेटा एक स्क्वायर फील्ड, दिख रही ना स्क्वायर, ऐसा तो नहीं कि रेक्टेंगल बन गया। चलो अब एक स्क्वायर फील्ड है बेटा, और फील्ड का आपको बेसिकली डायमेंशन दिया हुआ है ना। मतलब कि इसकी एक साइड की लंबाई आपको दी गई है, कितनी बोली गई है? 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। अब ये तो मतलब बच्चों वाली बात है, हमको पता है कि एक स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो चले काम करते हैं ना, सबसे पहले अपन ये जो स्क्वायर फील्ड अपन ने बनाई है इसका अपन नामकरण भी कर देते हैं।
A B C D, बताओ नामकरण हो गया स्क्वायर फील्ड का ABCD, ठीक है। अब अगर तुमको AB साइड की लंबाई दी हुई है 10 मीटर, तो ये तो कॉमन सेंस है बेटा, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब कि BC भी कितना हो जाएगा 10 मीटर्स, CD भी कितना हो जाएगा 10 मीटर्स, DA या AD भी कितना हो जाएगा 10 मीटर्स, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या इसको इस तरीके से 10 मीटर 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। आप बोलोगे कि मैम क्या इस सवाल में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है हाँ, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा था इसलिए यहाँ पर मैंने बना दिया है, नहीं, डायग्राम से बेटा बहुत सारी ना चीज़ों के लिए हमको क्लैरिटी मिल जाती है। तो कोशिश किया करो कि डायग्राम आपका बन जाए, आप बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये स्क्वायर फील्ड हमने बना ली है, डायमेंशंस हमको पता चल ही गए हैं फील्ड के, और आप बोल सकते हो कि नामकरण भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है कि किसान है, एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि देखो बेटा एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और उसमें फार्मर जो है चल रहा है, मूव कर रहा है, तो तुम्हारा दिमाग में आएगा कि मैम फार्मर जो ना वो यहाँ कहीं मूव कर रहा होगा, यहाँ कहीं मूव कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल साफ बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर फील्ड है ना, इसकी बाउंड्री के अलोंग, यानी कि A to B, B to C, C to D, D to A, फार्मर ऐसे चल रहा है, इसकी बाउंड्री के अलोंग क्या कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। A to B गया, B to C गया, C to D गया, D to A गया, लाइक दिस, ओके। अंदर मत घुसाना फार्मर को, कि तुमने क्या करा, अंदर ही घुसा दिया बेटा, अंदर नहीं, उसकी बाउंड्री के अलोंग चलेगा फार्मर, ओके। चलो अच्छा, अब जब फार्मर इस तरीके से चलता है बेटा, तो इस स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर वो लगा लेता है 40 सेकेंड में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्क्वायर फील्ड का एक राउंड वो कंप्लीट कर लेता है 40 सेकेंड्स में, यानी कि चलना वो शुरू करता है A से, जाता है B तक, B से C, C to D और D to A, एक चक्कर ये हो गया। तो एक चक्कर को लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना आप बोल सकते हो कि समय लग गया, सवाल में दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब कुछ, मैं चलो यहाँ पे लिखती जाती हूँ कि एक राउंड को लगाने में या कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा फार्मर को अपने 40 सेकेंड्स। अच्छा, अब ज़रा मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस एक चक्कर को लगाने में समय तो उसको 40 सेकेंड्स लगा है, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने बताया था कि जो किसान है वो इसकी जो स्क्वायर फील्ड है इसकी बाउंड्री के अलोंग चल रहा है। तो एक काम करो ना मैम, डिस्टेंस पता करने के लिए कि उसने एक राउंड में यानी कि 40 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये निकालने के लिए आप क्या करो, चारों साइड्स को आप ऐड कर दो, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कर दो, तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा एक राउंड में, मतलब कि 40 सेकेंड्स में, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डिस्टेंस कवर्ड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, कि वो A से B गया, B से C, C से D, D to A, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ AB की लंबाई कितनी है 10 मीटर, BC की भी 10 होगी, CD की भी 10 होगी क्योंकि स्क्वायर है ना, और DA की भी कितनी होगी 10 होगी, उठा करके ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 40 मीटर्स, ओके। यानी कि जो अपना किसान है वो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, और इस एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर्स, और टाइम कितना लगा 40 सेकेंड्स। इतना आपको क्लैरिटी मिली। चलो नेक्स्ट, what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position। कि अब मान लो कि जो किसान है बेटा वो लगातार 2 मिनट 20 सेकेंड तक इस स्क्वायर फील्ड के चक्कर लगाता है, तो इतने टाइम पीरियड के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, वो आपको निकाल करके बताना है। डिस्टेंस नहीं है बेटा, डिस्टेंस अगर होता तो बहुत ही हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है कि मान लो कि जो किसान है बेटा वो पॉइंट A से चलना शुरू करता है और 2 मिनट 20 सेकेंड तक लगातार चलता रहता है,
तो इस टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है वो आपको बताना है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे? सबसे पहला तो मुझे क्या खटक रहा है, मुझे खटक रहा है ये मिनट। भाई टाइम को जो है ना हमें सेकंड्स में ही देखने की आदत होनी चाहिए, या अगर सब कुछ किलोमीटर में है तो टाइम को आवर्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो तो मतलब बहुत रेयर केस हो जाता है। जनरली हम टाइम को जो है ना सेकंड्स में ही कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे ये जो मिनट है बेटा ये बहुत चुभ रहा है मेरी आंखों में। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, टाइम को मैं पूरी तरीके से सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, तो आज वो कन्वर्ट करते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू, मतलब टाइम को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में बेटा कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 × 60 कर दो, कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स। क्या किसान 120 सेकेंड्स तक चल रहा है क्या? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। बेटा बच्चे अधिकतर पता है क्या करते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही करते हैं लेकिन आखिरी में ये जो 20 सेकेंड है ना ये ऐड करना भूल जाते हैं। बेटा ये भूलना नहीं है। टोटल टाइम जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है वो कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले 2 मिनट को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करा है, कितना? 120 सेकेंड्स। अब इन 120 सेकेंड्स में बेटा आपको ये 20 सेकेंड्स ऐड करना होगा, तब जाकर के आपका जो है ना सही आंसर आएगा, वरना तो गलत ही जवाब दोगे। कितना आ जाएगा? 140 सेकेंड्स। अब पूरा का पूरा टाइम आपका कन्वर्ट हुआ है सेकेंड्स में। सबसे पहले आपने क्या करा, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करा और फिर जो आखिरी में जो 20 सेकंड दिए वो भी आपने उठा करके ऐड कर दिया। यानी कि अब सवाल कुछ ऐसा हम फ्रेम कर सकते हैं कि हाँ भाई जो किसान है वो 140 सेकंड्स तक या 140 सेकंड्स तक क्या कर रहा है, इस स्क्वायर फील्ड के आप बोल सकते हो कि बाउंड्री के अलोंग चल रहा है। तो बताओ उसने कितना जो है ना डिस्प्लेसमेंट उसका कवर हो गया होगा। तो इतना तो सब एटलीस्ट हमें समझ में आया कि हाँ अब टाइम कितना आ गया हमारे पास, 140 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा बेटा एक जरा बात बताओ, जब किसान इतनी देर तक चलता है स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है? जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला था कि एक चक्कर को लगाने में उसको लग जाते हैं कितने? 40 सेकेंड। और एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है? 40 मीटर्स, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जब किसान इतनी देर तक चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप बोलोगे कि मैम डिस्टेंस कवर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा बात यहाँ पर क्या है ना, पूछा तो गया है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पता हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला गया है। क्या तुमको पता है कि 140 सेकेंड्स के बाद किसान की इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या रही होगी? तुमको पता है क्या? क्या सवाल में दिया हुआ है कि इनिशियली वो कहाँ था? पॉइंट ए पर था, एंड आफ्टर 140 सेकेंड्स मतलब कि इतनी देर तक चलने के बाद वो कहाँ आ गया? पॉइंट डी पर आ गया। ये कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। अगर लिखा होता है बेटा तो कोई झंझट होती ही नहीं। अपन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या करते? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते, मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा सच कुछ दिया ही नहीं है हमको। ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है, मतलब जो अपना किसान है ना, उसकी फाइनल पोजीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आपको फाइनल पोजीशन निकालनी पड़ेगी, और फाइनल पोजीशन आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि इन 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और उस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने चक्कर काट लेता है। ये पूरा बेटा सीक्वेंस तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि किसान की जो इनिशियल पोजीशन है वो पॉइंट ए रही होगी, बट आफ्टर 140 सेकेंड उसकी फाइनल पोजीशन क्या रही होगी ये हमें कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे? हम ऐसे पता लगाएंगे कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 140 सेकेंड्स में वो कितने चक्कर काट रहा है, और कितने चक्कर काट रहा है ये कैसे पता लगाएंगे? जब हमारे पास डिस्टेंस का वर्ड होगा इन 140 सेकेंड्स। आई बात समझ में? तो यदि 40 सेकेंड में वो 40 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है तो 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहां पे मैं लिख दूं 40 सेकेंड में यदि वो डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर्स तो 140 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस? आ जाओ निकाल लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल्स टू 140 गया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 40 से और 40 आ गया
ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। तो 40 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है 40 मीटर्स, तो 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लो कि x उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो x निकालने के लिए अपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 140 इंटू 40/40 कर दिया, 40 करा, बचा कितना, 140 मीटर्स, यानी कि इन 140 सेकेंड्स वो कवर करता है 140 मीटर्स डिस्टेंस। इन 140 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर हुआ है बेटा? 140 मीटर्स, ठीक है। अब जरा यहां देखो, एक राउंड को कंप्लीट करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक राउंड को कंप्लीट करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 140 मीटर्स डिस्टेंस। यानी कि आप ये बोलो कि जब किसान एक चक्कर लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है एक चक्कर में? 40 मीटर्स। तो अब सवाल मेरा ये है कि जब वो 140 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितने चक्कर लगा लेगा? ये पूरा खेल इसलिए खेला जा रहा है बेटा क्योंकि हमको क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन तभी पता चलेगी जब हमारे पास कितने चक्कर लगा लिए किसान ने वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए अपन ये पूरा नाटक कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने क्या करा, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, इसके बाद में अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये निकाला कि भाई 140 सेकंड्स में वो एटलीस्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें ये तो पता चले। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? तो 140 मीटर्स। अब सवाल हमारा ये है कि भाई एक चक्कर को काटते काटते, या मतलब एक चक्कर कंप्लीट जब करता है किसान तो 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो 140 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में वो कितने चक्कर लगाएगा? तो यहां पर आ जाओ अपन सॉल्व करते हैं आगे। एक राउंड को लगाते लगाते, मतलब एक राउंड कंप्लीट करते करते वो डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर्स। तो 140 मीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितने राउंड लगाएगा? मान लो कि x राउंड लगाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? वही क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जगह नहीं नीचे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 140/40 इज इक्वल्स टू x। आज इसको अपन सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7/2 को और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7/2 कितना होता है, 3.5। तो x की वैल्यू आ गई 3.5। ये अपन ने क्या निकाला कि 140 मीटर्स के डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने चक्कर लगा लेगा? तो 3.5 राउंड्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये 3.5 राउंड्स का मतलब क्या होता है? 3.5 राउंड्स का मतलब बेटा ये होता है कि 3 चक्कर तो उसने पूरे लगाए हैं और जो चौथा चक्कर है वो उसने आधा लगाया है। अगर यहां पर सिंपल 3 आता तो तुम बोलते कि मैम 3 चक्कर लगा लिए। अगर 4 आता तो तुम बोलते कि मैम 4 चक्कर लगा लिए। नहीं, यहां पर आया 3.5, मतलब कि उसने 3 चक्कर तो पूरे कंप्लीट करे हैं और जो चौथा चक्कर था वो उसने आधा ही कंप्लीट किया है। इससे हमें ये समझ में आया। अब क्या मतलब है, देखो इनिशियली जो किसान है अपना वो कहाँ था, पॉइंट ए पर था, ठीक है। वो चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है, बी से सी, सी से डी और डी टू ए, यानी कि वापस कहाँ आ गया, वो ए पर आ गया, मतलब कि उसका एक राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर दोबारा वो चलना शुरू करता है, घूम के वापस कहाँ जाता है, पॉइंट ए पर, यानी कि उसका 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब वो दोबारा चलना शुरू करता है और घूम करके वापस कहाँ जाता है, ए पर आ जाता है, मतलब कि उसके 3 राउंड हो गए कंप्लीट। अब चौथे राउंड के लिए वो दोबारा से चलना शुरू करता है, लेकिन सी पे जाकर के अटक जाता है। क्यों? क्या यहाँ पर हमारा आंसर आया है कि उसने 3.5 राउंड बेटा कंप्लीट करे हैं। 3.5 राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि 3 पूरे हो गए और जो चौथा वाला था वो आधा ही हुआ। तो आधा मतलब क्या, आधा मतलब क्या कि किसान ने ए से चलना शुरू किया होगा और चलते वो सी पर पहुंचा होगा और सी पे चल करके सपोज वो थक गया होगा तो वहीं पर घोड़े बेच करके सो गया। तो बेटा जब किसान ए से सी पहुंचता है तो इसका मतलब क्या, उसने आधा ही तो डिस्टेंस कवर किया ना, आधा ही तो चक्कर लगाया ना। मेरी बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? ये देखो,
कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? ये आधे तो चक्कर लगाना हुआ कि नहीं हुआ भाई? अगर वो दोबारा घूम करके ए पर आ जाता तो हम बोलते कि 4 चक्कर हो गए उसके पूरे कंप्लीट, लेकिन चौथा जो चक्कर था वो तो आधा ही हुआ ना। आधा मतलब क्या? डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे पहुंच गया क्या किसान, कि ए से उसने शुरू करा था और कहां आ गया? सी पर आ गया। तो ये चौथा चक्कर उसका आधा रह गया, और आधे रहने के कारण बेटा किसान की फाइनल पोजीशन क्या बन जाती है? सी बन जाती है। इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन थी ए, और फाइनल क्या हो जाती है? सी। यानी कि अब हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं होती है? तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ए और सी के बीच में, मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में हमने क्या करा है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है लाइक दिस, और अब हमें ये स्ट्रेट लाइन का ही डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? तो बेटा तुमको यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना? यहाँ पर तुमको एक खूबसूरत सा ट्राइंगल देखो बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये, अरे तुम कहाँ आ गए नीचे? ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, ये वाला ए बी सी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के थ्रू हमें हाइपोटेनस मिल सकता है। देखो ए बी क्या हो जाएगा? बेस। बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, मैथ्स में लगाते हैं ना अपन। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और निकाल लेंगे क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही होती है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बेटा? अपना ए सी, उसका स्क्वायर कर देना। परपेंडिकुलर क्या है? अपना बी सी, उसका स्क्वायर कर देना। और बेस क्या है? अपना ए बी, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, हाइपोटेनस हमको निकालना है। बी सी कितना है बेटा? बी सी 10 मीटर्स है और ए बी भी 10 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर करना नहीं भूलना, और यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर करना नहीं भूलना। कितना आ जाएगा? ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 100। इसका भी कर दो, कितना आ जाएगा? 100। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 200। अब लगा दो, रूट लगा दो। तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 200। तो अंडर रूट 200 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ए सी इज इक्वल्स टू 10√2। ये बेसिक मैथ्स है बेटा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ही अलग चीज़ तुमको सिखा दी है। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है। तो कितना आ जाएगा अपना? ए सी अंडर रूट 200 यानी कि 10√2। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। पूरा खेल यहाँ पर बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशंस का था। एक बार तुम्हें वो पता चल गई तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना बेटा है, और उसको लगा करके हाइपोटेनस निकालना कौन सी बड़ी बात थी? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। पर बात यह है कि तुम्हें फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। वो तुम्हें कैसे पता चली? जब तुमको ये पता चला कि 140 सेकेंड्स में उसने टोटल कितने राउंड लगा लिए। और राउंड निकालने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ा? तुमको ये पता करना पड़ा कि भैया 140 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो 140 मीटर्स का उसने डिस्टेंस कवर किया था। एक चक्कर को काटने में उसको लगते हैं 40, एक चक्कर लगाने में वो कवर करता है 40 मीटर्स डिस्टेंस कवर। तो कितने राउंड लगाने में वो 140 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा? 3.5। 3.5 का मतलब क्या है कि 3 चक्कर वो कंप्लीट लगाता है, और जो चौथा चक्कर है वो आधा होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो तो आपने केवल चौथे चक्कर में लगाया है। जो 3 चक्कर उसने कंप्लीट करे हैं, जो 3 चक्कर उसने कंप्लीट करे हैं मैम, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या? तो बेटा 3 चक्कर कंप्लीट हुए हैं तो उनमें हुआ क्या? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों राउंड्स में 0 हो गया। फर्स्ट 3 राउंड्स जो उसने कंप्लीट करे हैं बेटा, वो उनमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो फर्स्ट 3 राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। जो आखिरी का जो चौथा चक्कर था, जो वो आधा ही कंप्लीट कर पाया, मतलब इनकम्प्लीट उसका रह गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला कितना? 10√2 मीटर्स ना, 10√2 मीटर्स। ठीक है, चलो। तो आधे चक्कर में हुआ क्या? वो पहुंच गया डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पर, है ना। सपोज ए से उसने जर्नी शुरू करी, वो कहाँ आ गया? सी पर आ गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और उससे हमने क्या करा? हाइपोटेनस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ओके, चलो
ये देखो बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है हमें। आगे बढ़े 10 आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स आप कंक्लूड कर देना नीचे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर विल बी इक्वल टू 10√2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। क्लियर? चलो अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है? और अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो फिर ये तो है ही। और डायग्राम बेटा ज़रूर से ड्रॉ करना, ठीक है? डायग्राम के अलग से नंबर मिलेंगे। आगे बढ़े मुन्नो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? इनमें से क्या सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए? इट कैन नॉट बी जीरो। अरे ऑफ कोर्स इट कैन बी जीरो। जो अपना पहला वाला सवाल था बेटा वो यही तो था ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। और ये बोल रहा है कि नहीं जीरो नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? हटाओ इसको, मतलब ये क्या है? एक फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओहो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन ही यही बोलती है कि वो क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है बेटा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों ही मतलब अपने फॉल्स स्टेटमेंट है ना? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और वो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो आप बता सकते हो व्हाट इज स्पीड? तो जो डिस्टेंस कवर किया गया है इन अ यूनिट टाइम, है ना? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज वेलोसिटी? सो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक गिवन डायरेक्शन में बेटा, जब एक गिवन डायरेक्शन में यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। हम सबको पता है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि वेलोसिटी में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो जब एक गिवन डायरेक्शन में बेटा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। बाकी अगर डायरेक्शन को हटा दो तो वो क्या बन जाती है? स्पीड बन जाती है। मतलब वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन क्या है? स्पीड है, ठीक है? तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा यही कि ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा आप बोल सकते हो कि हाँ, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि अगर आप वेलोसिटी के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है? चलो, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। The distance traveled by the body in a particular direction per unit time is called its velocity. ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में नेवर भी जीरो और नेगेटिव, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, है ना? नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन या कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर बराबर कब हो सकती है बेटा? तो मुझे लगता है कि ये वाला सवाल भी अपन डीपीपीज में सॉल्व कर सकते, मतलब कर चुके हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर बराबर कब होती है? जब मोशन कैसा हो रहा हो? स्ट्रेट लाइन के अलोंग। यदि एक ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बेटा, वो कहीं मुड़ नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। और यदि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी,
ये भी तो बराबर बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? याद करो जब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर बहुत जोर दिया था कि बेटा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बराबर बराबर कब होते हैं? जब मोशन हो रहा हो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बेटा, यानी कि उसका डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होता है, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। और अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हुए हैं तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, है ना। एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, या टोटल डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगा है उसके थ्रू। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, राइट। तो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही बराबर हो गए तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि the magnitude of the average velocity of an object is equal to its average speed if the object moves in a straight line in a particular direction। डायरेक्शन नहीं बेटा बदलना चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइन की जगह पर कोई और आपने जो है ना पाथ बना दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसका डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। और अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुए तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो A to B जाता है, एक ऑब्जेक्ट A to B जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट A to B जाता है बेटा तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, ठीक है। मान लो कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो जब ऑब्जेक्ट A to B जाता है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है? डिस्टेंस वो कवर करता है 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी बेटा वो कितना कवर करेगा? 10 मीटर। क्यों? अरे स्ट्रेट लाइन है ना, इनिशियल पोजीशन क्या है A, फाइनल क्या है B, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस के बराबर, है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या? अपन दूसरा केस देखते हैं कि अब जो ऑब्जेक्ट है A to B गया, लेकिन B पर जाने पर वो रुका नहीं, ठीक है। A से B गया वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, लेकिन B पर जाने के बाद रुका नहीं। वो कहाँ चला गया? वो चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ? टू द पॉइंट C। और B और C के बीच में कितना डिस्टेंस है? मान लो यहाँ पर डिस्टेंस है 10 मीटर, या चलो ज़्यादा हो गया 5 मीटर कर लेते हैं, 5 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 5 यानी कि 15 मीटर। क्यों? अरे भाई ऑब्जेक्ट पहले A to B गया, फिर B to C गया, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर्स। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? क्या डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? अब देखो जरा इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? A। फाइनल क्या हो गई? C। तो इनके बीच का अब क्या निकालेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालेंगे बेटा। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, जो 100% 15 मीटर्स तो कतई नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग यदि ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर रहेगा, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी बराबर रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो बेटा ओडोमीटर क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल, है ना। जो गाड़ी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है जर्नी में, वो मेजर करता है, ठीक है। चलो ये तो बेटा याद करने वाली चीज़ है, अब इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? कि अगर एक हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान उसका जो पाथ है वो कैसा दिखेगा? तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? अपन ने पढ़ा ना यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है? जब मोशन के दौरान इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हों इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो हम बोलते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म टाइप का होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बेटा उसका, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर लेता है, यानी कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है ना। और वेलोसिटी भी बेटा यहाँ पर क्या रहती है?
वेलोसिटी भी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट बनी रहती है। भाई यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मतलब कि जो स्पीड है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पर देखो वो क्या रहा है, यहाँ पर बेटा ना सिर्फ स्पीड बल्कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा, डायरेक्शन बदल नहीं रहा। भाई वेलोसिटी को बदलने के 3 तरीके होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन बदल दो, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दो, या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल दो तो वेलोसिटी बदल जाती है। यहाँ पर लेकिन अगर हम क्या बोले कि मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा और इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के, तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या रहेंगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में यही तो होता है। ठीक है, चलो। सो इन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था बेटा और एक सिग्नल पहुंचा है स्पेसशिप से कहाँ, ग्राउंड स्टेशन पे, और सिग्नल को पहुंचने में टाइम कितना लग गया, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक 5 मिनट लग गए। अब देखो मुझे नहीं पता कि आगे सवाल क्या है, पर ये जो 5 मिनट है ना बेटा, ये जो मिनट है ये मुझे खटक रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं टाइम को जा करके पहली फुर्सत में सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूंगी। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 5 × 60 कर दो, 6 5 30 और एक और 0 है तो 300 सेकेंड्स, ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, यानी कि अब अपन बोल सकते हैं कि हाँ स्पेसशिप से सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 300 सेकेंड्स लग गए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, कितना डिस्टेंस बेटा वो जो सिग्नल है वो कवर करके आया है। द सिग्नल ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि टाइम यहाँ पर आपको बेटा दिया हुआ है कि सिग्नल जो है कितने टाइम में स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक पहुँच रहा है और कितने स्पीड के साथ आ रहा है सिग्नल। आपको सिग्नल की स्पीड भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है कि डिस्टेंस कितना है स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में जिसको कि कवर करके सिग्नल आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, क्योंकि आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। आ जाओ निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया है और टाइम हम ने निकाल ही लिया है सेकंड्स में, कितना निकाल लिया है, 300 सेकंड्स। तो अब एक काम करो ना, टाइम को यहाँ ले जाओ, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो उठा करके, तो 3 × 10⁸ × 300, ये आ जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, इंटू 10⁻10 कर दो। क्यों 10 कर दो, देखो 8 0 पहले से ही है, अरे देखो ना 10⁸ है, मतलब 8 0 पहले से ही है, 2 और लगा दो तो टोटल 10 0 हो जाएंगे, तो 10⁻10 कर दो और ये आ जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स। तो सिग्नल की स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में वो पहुंच रहा है, पहुंचते पहुंचते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा वो आपने निकाल लिया, 9 × 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और कुछ नहीं। ये देखो, ओके चलो आगे बढ़े। ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाला सवाल था। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो बेटा ऐसा है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। देखो इतनी बेसिक बात तो तुमको पता ही होगी ना कि मोशन में एक्सेलरेशन आता कब है, जब मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो। अब वेलोसिटी चेंज हो करके बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। जहाँ वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, मतलब कि मोशन में एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखो बात यह है कि अगर मैं बोलूँ कि मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, चेंज तो हो रही है वेलोसिटी लेकिन यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन है ना बेटा वो यूनिफॉर्म बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, और उसी को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन
एक्सेलरेशन कितना बना हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बना रहा, क्योंकि जो वेलोसिटी बदली ना मोशन में, वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हुई। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मोशन में एक्सेलरेशन तो है, बट थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। मतलब कि थ्रू आउट द मोशन आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज नहीं हो रही है। यदि वेलोसिटी चेंज हो यूनिफॉर्म रेट पर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, वो बार बार वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, वो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज नहीं हो रही है, इसलिए थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये अपन सबको पता होना चाहिए बेटा। कई बार जो है ऐसे डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, और जिस बच्चे को और भी डिटेल में समझना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बेटा वो बच्चा क्या करेगा, वो वाला लेक्चर लगाएगा जहाँ पर मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाए थे, समझाए थे, पढ़ाए थे। डिटेल में समझना है ना, तो जाकर के वो वाला वीडियो लेक्चर एक बार देख लो। अगर आप देख लोगे ना वो वाला लेक्चर, तो फिर हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि हाँ मैम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। फिर आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है ना बेटा, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो। A body is said to be in uniform acceleration when its motion along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal time intervals। मतलब वही है ना कि velocity change तो हो रही है, बट आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म रेट पर हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म टाइप का रहेगा। ठीक है, A body is said to be in non-uniform acceleration when its motion is along a straight line and its velocity changes by unequal magnitude in equal intervals of time। मतलब वही कि यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है बेटा वो वेरी करेगा थ्रू आउट द मोशन, है ना। चलो, अब इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बस डिक्रीजेस its speed from 80 km/h to 5 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus। बहुत बेसिक सवाल है ये। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कन्वर्जन करना है और यूं जो है आप इस केस बोल रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और एक्सेलरेशन जो है बस का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो एक बस की जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है कि इनिशियली बस की स्पीड कितनी थी या बस की वेलोसिटी कितनी थी, 80 km/h। ठीक है, और फिर सपोज बस का जो ड्राइवर रहा होगा उसने थोड़े से ब्रेक्स लगा दिए होंगे, तो हुआ क्या, वेलोसिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई, कम हो करके 60 km/h हो गई। पहले कितनी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर मैं लिख दूँ 80 km/h। ठीक है, और फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, कम होकर के वेलोसिटी मतलब कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, आई शुड से दैट 60 km/h। और इस वेलोसिटी को बदलने में समय कितना लगा, भाई वेलोसिटी बदली है ना, 80 से 60 हो गई, तो समय कितना लगा, समय लगा है बेटा 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, निकालना क्या है एक्सेलरेशन। इतनी जानकारी तो बेटा आपको दी हुई है, निकालना है क्या आपको एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है वेलोसिटी, टाइम बता दिया गया है कि भैया वेलोसिटी को बदलने में इतना समय लगा है, आप निकाल करके बताओ क्या एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो लगा सकते हो, है ना, A = v - u by t। अच्छा, इससे पहले कि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालें, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको पहले से ही समझ में आ रही होगी, क्या कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा
वो नेगेटिव में आएगा। रिटार्डेशन बेसिकली यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? अरे देखो ना, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कैसी हो रही है? कम हो रही है। बेटा जब भी वेलोसिटी कम हो, मतलब अपन बोलते हैं ना कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। जब भी बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ऐसी डिक्रीज होती है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाए, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आता है। तो हमें कैलकुलेट तो करना ही है, लेकिन उसके पहले हमें ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर क्या निकलेगा? रिटार्डेशन निकलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अब एक बात है। क्या बात है? जो वेलोसिटीज़ हैं वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर्स में, और जो टाइम है वो दिया हुआ है सेकेंड्स में। तो एक काम करते हैं ना, ये किलोमीटर पर आवर जो है ऐसे खटक रहा है आंखों में, हटाओ इसको, और अपन दोनों ही वेलोसिटीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया, जब भी बेटा स्पीड दी गई हो किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा करो? 5/18 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, जैसे कि ये है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अपन 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 80 इंटू 5/18, ये बेटा 2 से कटेगा, है ना। 2 9 18 होता है, इसको काटो 2 से तो कितना हो जाएगा? ये 40। भाई 80 का आधा कर दो 40। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं पाएगा, तो एक काम करो ना, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 40 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 200। 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कि मैम ऐसी कैसी वेलोसिटी आई है? कोई बात नहीं ना, अभी अपन इसको और सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे जाकर के कुछ कट सकता है। ठीक है, तो फालतू में अभी से जो है ना क्यों डेसिमल में अपन जाएं, अभी अपन इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा मीटर पर सेकेंड में? 200/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी को भी आप क्या करो? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? 60 इंटू 5/18 से, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 से जाएगा। ठीक है, 2 9 कितना होता है? 18। इसको 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये भी और कट सकता है, 3 से कट सकते हैं ना, 3 3 9 और 3 10 30, लेकिन मैं नहीं काटूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ही वेलोसिटीज़ के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम चाहिए। मुझे दोनों वेलोसिटीज़ के बेटा डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे दोनों ही वेलोसिटीज़ को आपस में मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए मैं चाहती हूँ कि भाई दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं ना, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कॉमन रहें, वो सेम रहें, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, मतलब हाँ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन कुछ काटेंगे पीटेंगे नहीं। ठीक है, तो 30 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150। तो 150/9 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई है? फाइनल वेलोसिटी आ गई है। आ गई है, चल। और टाइम अपना ऑलरेडी 5 सेकेंड है, तो अब एक काम करते हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपन फॉर्मूले में अपनी पुट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड में बेटा? 150/9 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड में? तो 150/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड में? 200/9। 200/9 200/9 होल डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा क्या है बेटा? न्यूमरेटर है, ये v माइनस यू है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड। तो क्योंकि बेटा न्यूमरेटर अपना ऐसा है तो डिनोमिनेटर को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/1। बेसिक मैथ से मुझसे मत पूछना कि मैम डिटेल में पढ़ा दो, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आता है तो मैंने कर दिया। ठीक है भाई, अपना न्यूमरेटर जब ऐसा है तो डिनोमिनेटर को भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, डिनोमिनेटर को यहाँ पर कॉमन रखने से ये हुआ, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर जगह नहीं है यार, ये जो डिनोमिनेटर है बेटा वो तो वैसा का वैसा रहेगा 5/1। ठीक है, तुम देखो न्यूमरेटर को, इसको सॉल्व करो तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से कितना? 9 और 150 माइनस 200। ठीक है, इज इक्वल्स टू बेटा 200 में से 150 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 50 बचेगा ना। 200 माइनस 150 कर दो
कितना आएगा 50, 50। और साइन किसका लेंगे, बड़े नंबर का। 150 और 200 में से बड़ा नंबर कौन है, 200, उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो -50 यहाँ पे आ जाएगा, -50/9, ठीक है। ये है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा 5/1। अब क्या करेंगे इसको और सॉल्व करने के लिए, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, देखो 50/9 इंटू ऊपर जाकर ये उल्टा होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब कट सकता है ना, ये देखो कट सकता है। 5 10 का कितना होता है 50, ये कितना हो जाएगा 10/9। 10/9 का मतलब, अरे यहाँ पर अपन साइन तो लगाना भूल ही जा रहे हैं, साइन भी लगाओ बेटा, साइन भी लगाओ, माइनस करो, है ना, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -10/9। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाला है इसलिए, ठीक है। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पता ही था पहले से कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, तो रिटार्डेशन ही निकालना था, निकाल लिया, कितना 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था ना, बस वेलोसिटीज़ को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा है और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं करा है, बस ये फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट करी और निकाल लिया। ओके, मेरी राइटिंग अगर समझ में आती हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, चलो। और अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए बेटा तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, 200/9, 150/9, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सिपाहियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. यहाँ पर भी हमें निकालना तो एक्सेलरेशन ही है। एक ट्रेन बेटा स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी रहती है तो वो रेस्ट पर रहती है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, ठीक है। और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में वो मूव करती है और 10 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 40 km/h की, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 40 km/h की। अब देखो वही है कि जो km/h है ना, ये मेरी आंखों में चुभ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहली फुर्सत में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे, तो 40/5/8, मतलब 40 × 5/18 कर दिया, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 9 सा 18, ये 20 सा, 5 2 सा कितना होता है 100, मतलब 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, 100/9 बेटा ये क्या आ गई है, स्पीड आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और वेलोसिटी को बेटा बदलने में, 0 से इतनी वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा है 10 मिनट। तो बेटा ये जो मिनट है ये भी मेरी आंखों में चुभ रहा है, मैं क्या करूँगी, इस टाइम को भी मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूंगी कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे 10 × 60 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो इनिशियली जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर कितनी हो गई 600 सेकेंड्स बाद इतनी हो गई। तो एक्सेलरेशन के हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, वही a = v - u/t। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई 100/9, इतनी हो गई फाइनली वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली कितनी थी, इनिशियली थी 0, अरे वही हो जाओ ना, कितनी थी 0, और टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया बेटा 600 सेकेंड। तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये टर्म तो पूरा 0 है ना, तो इसको हटा दो, कितना हो जाएगा ये 100/9, ये हो गया पूरा। आप बोल सकते हो कि इधर लिख देती हूँ, यहाँ देखो 100/9 ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 600/1। अब ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल है ना, 100/9 × 1/600। नीचे के 2 0 ऊपर के 2 0 से कट जाएंगे, है ना, 100/9 × 1/600, तो नीचे के 2 0 ऊपर के 2 0 से कट जाएंगे, बचेगा कितना 1/9 से कितना होता है 54। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/54 को सॉल्व कर लो, 0.0 करके कुछ आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा ये देखो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझसे मत बोलना मैं नहीं करूँगी, है ना, वैसे भी तुम्हारे कारण मेरे को देखो इतनी सारी मैथ्स करनी पड़ती है,
जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आ गया अपना एक्सेलरेशन 1/54 को सॉल्व करके 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था, बस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था, फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, बाकी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, आ जाएगा एक्सेलरेशन कितना 1/54 यानी कि 0 कितना है 185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में करेंगे तो इतनी सारी वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, तुम डेसिमल के बाद 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट तक चले जाओ, 0.018 तक चले जाओ, काफ़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएं तो उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हों तो उसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो जाहिर सी बात है टाइम कहाँ लेंगे, टाइम अपन लेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन भाई हम खुद ही बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। थ्रू आउट द मोशन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये समय आगे बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ डिस्टेंस भी कवर किया जा रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं। तो थ्रू आउट द मोशन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब अपन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जब अपन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि भाई अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इसका मतलब क्या कि थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो स्पीड होगी बेटा वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरी करेगी। तो इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व्ड लाइन बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी मिलेगा जब स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पर तो स्पीड वेरी करेगी, तो जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, स्लाइटली कर्व्ड। ठीक है, चल बस यही आपको बताना था। The slope of the distance time graph for an object in the uniform motion is straight line। कि distance time graph की जो slope होगी for uniform motion कैसी होगी, straight line। और वहीं non uniform motion के लिए distance time graph की slope कैसी होगी बेटा, is not a straight line, it is curved या it will be curved होगी वो। ठीक है, straight line नहीं होगी, curved होगी। चलो, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल में हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा अगर यदि ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या आप कंक्लूड करोगे? भाई हम तो यही कंक्लूड करेंगे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस के तो इसका मतलब क्या है कि समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है, और डिस्टेंस वही का वही इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। बेटा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है वो मूव नहीं करता तो समय कितना भी आगे क्यों ना बढ़ता जाए वो कोई डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाएगा, डिस्टेंस उतना का उतना रहेगा, है ना। तो जब डिस्टेंस उतना का उतना है, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, राइट। चलो, so when the distance time graph for an object is a straight line parallel to the time axis, the distance of the object at every instant of the time is the same, therefore the object must be at rest. Cool. चलो, next, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to time axis? Okay, अब यहाँ पर speed time graph बेटा बोला जा रहा है कि time axis के parallel है, ठीक है। speed time graph पैरेलल है टाइम एक्सिस की, इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी बोलोगे क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, नहीं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है बेटा, दोनों में फर्क है।
अगर स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है, इसका मतलब क्या निकलता है कि समय तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड उतनी की उतनी बनी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड उतनी की उतनी है। इसका मतलब क्या कि मोशन है यूनिफॉर्म टाइप का और स्पीड बनी हुई है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये मत लिखना कि रेस्ट पर आ जाएगा या रेस्ट पर होगा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं बेटा। वो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो ना पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वो होता है रेस्ट का केस, और जब स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल हो टाइम एक्सिस के तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन का केस। मतलब कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है, कि समय आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड उतनी की उतनी है। ठीक है, चल। When speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, speed of the body at every instant of time is the same. It means that the body is moving with uniform speed and acceleration भी नहीं होगा। भाई जब speed या velocity constant है तो काय का acceleration? Zero acceleration। ठीक है। Next, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? तो मतलब बहुत ही बच्चों वाला सवाल है बेटा। velocity time graph के नीचे का एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा। ठीक है। एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप एक ही बोल सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है भाई, आगे बढ़ते हैं। चल, a bus starting from rest moves with uniform acceleration of this in for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. देखो, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0 रही होगी। 2 मिनट तक चलती है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने समय तक चल रही है बेटा? 2 मिनट तक। तो कितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हो गया जब वो 2 मिनट तक चलती है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वो आपको निकालना है। ऐसा ही एक सवाल बेटा अपन डीपीपी में भी सॉल्व कर चुके हैं, याद आया? तो बस उसी पैटर्न पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इतना है और टाइम कितना, मतलब कितने टाइम तक चल रही है बस अपनी? 2 मिनट। तो 2 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये दोनों चीज़ें आपको निकाल करके बतानी है। सबसे पहले क्या करोगे? मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे, तो 2 × 60 कर दो, कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब एक काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v = u + at। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो v = इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 120 एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इनटू टाइम कर दो, टाइम कितना है? 120 सेकेंड। करो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा? v = ये टर्म तो पूरा 0 हो ही गया है, आप सीधे इसको देखो 0.1 × 120। एक काम करो ना, डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 1 0, तो नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई फाइनल वेलोसिटी हमारे बस की। ठीक है, अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है जब वो बस 2 मिनट तक चलती है, यानी कि 120 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये निकालने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सेकेंड का करूँगी, क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यदि हम लगाते हैं तो s = ut + ½ at² में जो ये वाला टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन यहाँ पर आसान हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म तो पूरा हट गया। अब आप बस इसको देखो, हाफ कितना है एक्सेलरेशन? 0.1 और t², तो टाइम का स्क्वायर कर दो बेटा, 120 × 120 कर दो, डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा 1 0, नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, 2 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 720 मीटर्स, है ना? 7 हाँ, कितना आ जाएगा? 720 मीटर्स। 12 6 72,
और साथ में एक और जीरो, तो कितना हो जाएगा ये 720 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर कितना आ गया 720 मीटर्स और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चल राइटिंग समझ में आ रही हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, वीडियो को बेटा पॉज कर लिया करो और जल्दी जल्दी जो है स्क्रीनशॉट लेते जाया करो सोल्यूशन की। सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट, आप उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लिया करो जो आपसे बना नहीं है, जिसका बन गया उसका तो ऑलरेडी आपके पास है, आपने खुद ने सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. ठीक है। Find how far the train will go before it is brought to rest. ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर्स की, ठीक है। चल ब्रेक्स लगाए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अल्टीमेटली हुआ क्या, जो ट्रेन है देखो वो रेस्ट पर आ गई। इनिशियली ट्रेन इतनी वेलोसिटी के साथ चल रही थी, लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिए होंगे, तो वेलोसिटी जो ट्रेन की है वो कम होती गई, अल्टीमेटली वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब वो रेस्ट पे आ गई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी जीरो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा, है ना। और वेलोसिटी चेंज भी कैसी हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी देखो इनिशियल वेलोसिटी से काफ़ी छोटी हो गई है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव ही होगा। कितना है देखो, वो भी दिया हुआ है आपको सवाल में, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या गया है कि हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, कि इससे पहले कि गाड़ी रेस्ट पर आ जाए, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। जब वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से ज़ीरो हुई होगी ना, तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये आपसे निकालने के लिए। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पर अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, है ना। v है, u है, a है, सब कुछ तो है, तो लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी तो अल्टीमेटली बेटा ज़ीरो ही होनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा हाँ, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमें बेटा किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आ जाओ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, 18 5 का कितना होता है 90, 5 5 25, तो ये आ गई आपकी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो इनिशियल वेलोसिटी 25 का स्क्वायर करना नहीं भूलना है बेटा, है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो v तो ज़ीरो है, u का स्क्वायर करना नहीं भूलना है, इज इक्वल्स टू 2। कितना है एक्सेलरेशन, माइनस साइन नहीं भूलना है, वरना जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा ना बेटा वो भी नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो है ही डिस्टेंस, ठीक है। करो इसको सॉल्व, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। एक काम करो ना, यहाँ का नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव राइट हैंड साइड के नेगेटिव से अभी के अभी काट दो, बाकी फिर ये 2 इंटू 0.5 जो है आप इधर ले आओ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू एस। मेरे ख्याल से बेटा 625 ही आएगा, क्योंकि देखो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, डेसिमल लगा दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि 625 बाय 1 कितना हो जाएगा 625। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा 625 मीटर्स की। इससे पहले कि वो रेस्ट पे आए इस वेलोसिटी से, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 625 मीटर्स। ओके चलो ले इसका, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, राइटिंग अगर समझ में आ रही हो तो। चलो, और अगर ना समझ में आए तो फिर तो ये तो है ही। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? एक ट्रॉली है बेटा, वो एक inclined plane से जो है ऐसे नीचे उतर रही है, जैसे कि ये inclined plane आपको दिख रही होगी, इससे ऐसे नीचे उतर रही है, ठीक है।
और ऑब्वियस सी बात है मोशन में है तो एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब उसने ट्रॉली ने स्टार्ट करा होगा बेटा नीचे उतरना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है जीरो ही रही होगी ना भाई, रेस्ट से ही तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो रही होगी। 3 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, बहुत ही बेसिक सवाल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, है ना, उससे निकाल सकते हो, लेकिन हाँ बस आपको यहाँ पर करना क्या है, एक छोटा सा कन्वर्जन, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, अरे ये क्या हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे, 1/100, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो 1 ये क्या हुआ, हाँ सॉरी, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1/100 मीटर्स, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 2/100 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो भी लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर हमने कन्वर्जन कर दिया है कि एक्सेलरेशन जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया था उसको अपन ने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला v इज u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी ही पूछी गई है, इनिशियल तो ज़ीरो हो गई है, प्लस कितना है एक्सेलरेशन 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है बेटा 3 सेकेंड्स, इसको सॉल्व कर लो, v इज 0.02 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 0.03 टू 6 होता है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ये ट्रॉली की वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। इसका ले लो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करो जल्दी से और ले लो स्क्रीनशॉट। ये भी ले सकते हो अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, मतलब वही है कि कार स्टार्ट हो रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो रही होगी भाई, कार चलना शुरू करती है तो जब वो चलना शुरू नहीं करती, मतलब जब वो रेस्ट पर होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही रही होगी, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, अरे कैसे लिख दिया मैंने, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड में वो मतलब कितना जो है ना डिस्टेंस कवर कर लेगी रेसिंग कार, तो देखो आपके पास u है, t है, a है, तो एक काम करो ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा डालो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फ़ायदा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर ही आपको निकालना है, कितना है बेटा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का भी स्क्वायर कर देना, मतलब कि 10 इंटू 10 कर देना, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 200, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा 200 मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 200 मीटर्स। आगे बात समझ में, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन, एक स्टोन है बेटा उसको वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, मतलब ये तो आपका वर्टिकल मोशन आ गया, अभी तक अपन बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मोशन की, अब आ गया वर्टिकल मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर वो वेलोसिटी कम होते 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 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब स्टोन ऊपर जा रहा है बेटा तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन कितना यहाँ पर आपको दिया गया है सवाल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
अच्छा ये बताओ एक्सेलरेशन का साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन क्या रखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना बेटा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। न्यूमेरिकल्स वाला जब अपन सेशन कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो साइन है वो आप नेगेटिव लोगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो साइन है वो आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है, यहाँ पर स्टोन नीचे से ऊपर जाता है, इसका मतलब साइन का यहाँ पर होगा बेटा एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा। ओके, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो ही होनी है। तो जब तक कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी 5 मीटर पर सेकेंड से, तब तक कोई ना कोई हाइट पर तो पहुंच ही गया होगा स्टोन। तो कितने हाइट पर पहुंचा है वो निकालना है, और कितना समय लगा है उस हाइट तक पहुंचने में वो भी आपको निकालना है। 3 चीज़ें गिवन है, 2 आपको निकालना है। एक काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके आप t निकाल सकते हो। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। फाइनली वेलोसिटी तो ज़ीरो ही हो गई है, इनिशियल क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल जी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना है, टाइम तो हमें निकालना ही है ना बेटा, है ना। देखो अगर आप यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो अगर आप नेगेटिव में नहीं रखोगे बेटा, तो आपका जो टाइम है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी आप वैल्यूज पुट करते हो ना, साइन के साथ ही करा करो। अब क्या आया, 0 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -10 इंटू टी कितना हो जाएगा, -10t है, -10t। अब एक काम करो ना, इस 5 को यहाँ ले जाओ, तो जब 5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू -10t। माइनस से माइनस कट गया, 5/10 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 0.5 सेकेंड्स। ये आ गया आपका टाइम 0.5 सेकेंड्स, मतलब कि 0.5 सेकेंड्स में जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 0 हो जाएगी एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने पर। ठीक है, अब कितनी हाइट तक पहुंचा है वो भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का h निकालना है ना, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh लगा लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम ये क्यों, सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लगाएंगे नहीं, लगा सकते हैं, बट वो ये कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है नहीं, तो जो ut वाला टर्म है ना वो 0 नहीं हो पाएगा, फालतू में कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा ये लगा लो। फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, इनिशियल कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा इसका स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, 2 इंटू जी की वैल्यू रख देंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h तो निकाल नहीं, कितना हो जाएगा ये -25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एच। यहाँ का नेगेटिव इसके नेगेटिव से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा 25 और 2 और 10 को यहाँ ले जाओ, कितना हो जाएगा ये ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5/4 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा आई गेस, हाइट आ जाएगी 1.25 मीटर्स। ठीक है, तो इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ स्टोन को ऊपर फेंका था, 0.5 सेकेंड्स तक जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, कितनी 1.25 मीटर्स की, बाकी फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर राइटिंग समझ में आ रही हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करो जल्दी से और लो स्क्रीनशॉट। ना समझ में आ रही हो राइटिंग तो आप इसका भी ले सकते हो। ये टाइम है 0.5 सेकेंड्स और डिस्टेंस कवर्ड कितना है 1.25 मीटर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपके एग्जाम्पल शुरू हो चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हुए, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, an object travels 16 meter in 4 seconds and another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? बेटा average speed कैसे निकालते हैं, total distance covered by total time taken। तो फॉर्मूला लिख दूं एवरेज स्पीड का, total distance covered by total time taken
ये मैं फॉर्मूले पता है क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देने जाओगे और क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आपको बेटा पहले फॉर्मूले लिखने होंगे, उसके बाद में आपको आगे सॉल्व करना होगा। ये नहीं कि मन में सोचते कि हाँ हम तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सीधे है ना सॉल्व करना शुरू कर दिया। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बेटा, इसके अलग से नंबर मिलते हैं। चलो, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पहले कवर किया 16 मीटर, फिर दोबारा कवर किया 16 मीटर, तो 16 + 16 कर देना। और टाइम कितना लगा, पहले 16 को कवर करने में 4 सेकेंड और दूसरे 16 मीटर को कवर करने में 2 सेकेंड, तो 4 + 2 कर देना। कितना हो जाएगा ये, 16 + 16 32 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। काट दो इसको और क्या, 2 × 3 = 6 और ये कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, तो ये 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन कर दिया तो कितना आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। अच्छा हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तो तुम क्या ही लोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं लेने दूंगी। चलो नेक्स्ट, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, अभी एक सवाल आया था ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाला, डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ओडोमीटर है बेटा कार का, रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ट्रिप के स्टार्टिंग में ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी 2000 किलोमीटर, फिर ट्रिप शुरू हुई, ख़त्म होने पर उसकी रीडिंग कितनी आ गई 2400 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि ट्रिप के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो 2400 किलोमीटर में से 2000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर। ट्रिप को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लग गया 8 आवर्स। तो बताओ स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड। सबसे पहले अपन किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, वही क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं। तो निकालो इसको। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रिप के दौरान कार ने, 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है 8 घंटे। कितना हो जाएगा ये 8 × 5 = 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बेटा स्पीड किलोमीटर पर आवर में, एवरेज स्पीड। अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 50 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 2 से जाएगा, 2 × 9 = 25। ये कितना हो जाएगा ये 125/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। अरे रुक जाओ भाई। तो किलोमीटर पर आवर में कितनी आ गई एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस इतना है कि डिस्टेंस निकाल लो कि ट्रिप के पहले रीडिंग कितनी थी ओडोमीटर की, इतनी, ट्रिप के बाद कितनी हो गई, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी हो गई, तो डिस्टेंस कवर्ड निकाल लो, माइनस कर देना वैल्यूज़ को दो। चलो आगे बढ़े, इसका सोल्यूशन है तुम्हारे पास, मैं नहीं बताऊंगी। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. ये स्विमिंग पूल है बेटा, लंबाई इसकी कितनी है 90 मीटर्स है। उषा जो है तैरना शुरू करती है एक एंड से, पहुंचती है कहाँ दूसरे एंड तक, और यहाँ पर जाकर के वो रुकती नहीं है बेटा, वो वापस जो है इसी एंड पर आ जाती है। तो एक बार जब उषा ए एंड से बी एंड तक गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 90 मीटर्स, है ना। और जब वो दोबारा बी से ए आती है सेम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके ना, सेम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके, तो बी से ए तक वापस आने में वो दोबारा कितना सा डिस्टेंस कवर करती है 90 मीटर्स। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 180 मीटर्स। ठीक है, और टाइम कितना लगा बेटा उसको 180 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड निकाल लो,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, सवाल में खुद ही लिखा हुआ है 180 मीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है उसको 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटा उषा की 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब अपन निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो तुम्हें क्या लगता है इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो टाइम तो उसको 60 सेकेंड ही लगे है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उषा ने तैरना कहाँ से शुरू करा था? एंड ए से, बी तक गई, बी पर जाकर के रुक गई क्या? नहीं, वापस आ गई ए पर, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन उषा की सेम हो गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चल मुझे लगता है अपन ये वाला क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल 8.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। अच्छा, राहुल जो है बेटा साइकिलिंग शुरू कर रहा है, और स्टेशनरी पोजीशन मतलब वही कि इनिशियल पोजीशन जो है बेटा, इनिशियल पोजीशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और फिर वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में? टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स। ठीक है, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in the next 5 seconds। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रहा था, उसने ब्रेक लगा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसकी जो वेलोसिटी है उसकी साइकिल की कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। पहला केस तो ये बनता है, दूसरा केस ये बनता है। जब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 30 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी हो जाती है इतनी, तो निकालो कितना एक्सेलरेशन आएगा। और फिर जब इतनी वेलोसिटी के साथ वो चल रहा होता है और ब्रेक लगाने पर 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा वो जो है आप निकाल लो। तो आज सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं पहला वाला केस। ठीक है, पहले वाले केस में अपन देखते हैं कितना आएगा एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? वही v माइनस यू बाय टी कर देंगे। तो उसकी वेलोसिटी पहले वाले केस में कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली कितनी थी? 0, और चेंज होने में टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6/30, यानी कि 6 5 30 होता है, और ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा पहले वाले केस में। अब अपन निकालते हैं दूसरे वाले केस में, और यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। a2 इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। फाइनली उसकी वेलोसिटी हो कितनी गई आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स? 4 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स के एप्लीकेशन से पहले कितनी थी वेलोसिटी? इनिशियली 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में? 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? -2/5, इसका मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड केस का एक्सेलरेशन, है ना। -2/5 का मतलब क्या है? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ही केसेस में हमने क्या करें बेटा? एक्सेलरेशन निकाल दिए हैं। आई बात समझ में? चलो, ये इसका पूरा सोल्यूशन है, आपके पास है ही। आगे बढ़ जाते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration that is traveled by the train for attaining this velocity. एक ट्रेन रेस्ट से बेटा स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर कितनी हो जाती है वेलोसिटी? 5 मिनट में वेलोसिटी फाइनली 72 km/h। ठीक है, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, निकालना है आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कितना उसने कवर कर लिया होगा आफ्टर फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो निकालना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड भी। ठीक है, तो एक काम करो, कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा ये? 300 सेकेंड्स। फिर स्पीड को भी करो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट,
कितना हो जाएगा ये 5/18, 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी वेलोसिटी। अब लगाओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या है 0, प्लस ए निकालना है और t कितना है, t है आपका 300 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 20 इज इक्वल्स टू a इंटू 300 को यहाँ ले आओ तो 20/300 इज इक्वल्स टू a। कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/15। तो 1/15 कितना हो जाएगा, 1/15 आ गया आपका क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है, तो हम भी इतना लिख करके छोड़ देंगे, हम क्यों आगे जाएं, ठीक है। फिर क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो एक काम करो ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, क्यों, u 0 है ना, तो ut वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर ही लगाना है आपको। हाफ इंटू कितना आया एक्सेलरेशन 1/15 और टाइम कितना आया है 300 सेकेंड्स, तो इसका स्क्वायर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 2 ज़ा 30 होता है, मतलब 15 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 300, 2 10 ज़ा 20 होता है, तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 10 इंटू 300 3000 मीटर्स, या आप इसको 3 किलोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन 3000 मीटर्स या फिर 3 किलोमीटर। और कितना आया एक्सेलरेशन 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो बेसिक कन्वर्जन यहाँ पर हमने किया है, बस टाइम को सेकेंड्स में और स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये पूरा है तुम्हारे पास आंसर। नेक्स्ट, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। ये तो बहुत ही आसान है। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर की, हो कितनी गई 36 किलोमीटर पर आवर की। टाइम कितना लगा वेलोसिटी को चेंज होने में बेटा 5 सेकेंड। तो अब निकालना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड। आ जाओ निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अरे सबसे पहले अपन ये करेंगे कन्वर्जन, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइनल 36 इंटू 5/18, 18 2 ज़ा कितना होता है 36, 5 2 ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। समय लग गया 5 सेकेंड। अब निकालो क्या एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10, इनिशियल कितनी थी 5, समय कितना लगा 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए काम करो ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। सेकेंड लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि u जो है ना 0 नहीं है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है, v है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर देना। u कितना है 5, तो इसका भी स्क्वायर कर देना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना एक्सेलरेशन 1 इंटू s। कितना हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2s। 100 में से 25 माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 75, 75 2 को यहाँ ले आओ, अरे ये मैंने 72 क्यों लिख दिया, हाँ 75, 2 को भी यहाँ ले आओ, तो 2 इज इक्वल्स टू s आ जाएगा, ठीक है। इसको कर दो, कितना आ जाएगा 75 का आधा कितना होता है भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 37.5 आ जाएगा। और क्या s की वैल्यू आ जाएगी बेटा 37.5 मीटर, ठीक है। तो बेसिक कन्वर्जन करा है u और v का। एक्सेलरेशन आ गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना आ गया 37.5 मीटर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ जाओ भाई, अगला सवाल कहाँ गए, ये पूरा आपका है, मतलब आपके पास है इसका सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में समय कितना लगा, 2 सेकेंड, है ना। और अल्टीमेटली देखो कार रुक ही रही है, इसका मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अच्छा कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इनिशियली किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो कार जो है बेटा चल रही होगी, ब्रेक लगाए तो 2 सेकेंड में क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कार रुक गई। कितना आ गया एक्सेलरेशन मोशन में, इतना आ गया। तो 2 सेकेंड्स के इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपको निकालना है। लेकिन बेटा डिस्टेंस कवर करने के लिए आप चाहे सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन लगाओगे, दोनों में ही इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जो आपके पास है नहीं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी होगी, तभी आप डिस्टेंस कवर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके मेरे हिसाब से अपन यू निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है बेटा, टाइम है 2 सेकेंड्स। तो एक काम करो ना, अब यू को यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये, -u इज इक्वल्स टू -6 इंटू 2, यानी कि -u इज इक्वल्स टू -12 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव को नेगेटिव से काट दो तो कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब तुम चाहो तो सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो। मैं थर्ड लगाऊंगी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनली वेलोसिटी तो 0 हो गई, कितनी निकाली इनिशियल, तो 12 का स्क्वायर कर देना बेटा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -6 इंटू एस आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -6 इंटू एस। तो एक काम करो ना, यहाँ का नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से काट दो, कट गया। अब एक काम करो, 2 6 12 को यहाँ ले जाओ, तो 144/12 इज इक्वल्स टू एस। तो ये 12 ही हो जाएगा और क्या, तो 12 ही होगा ना, 12, हाँ 12 मीटर्स बेटा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ कार चल रही थी, ब्रेक लग गए तो 2 सेकेंड में रुक गई। एक्सेलरेशन कितना आ गया, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना था, कैसे निकाला, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा करके, और फिर फाइनली हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस कितना, 12 मीटर। ठीक है, चलो ये देखो उसी का पूरा सोल्यूशन है आपके पास है ही। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ये सब कुछ अपन ने अपने लेवल पर सॉल्व करके देख लिया है। अब अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, मतलब जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।